तो हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं उनमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है नंबर 1 परसेंटेज। ठीक है, जिसे उर्दू में आप फीसद कहते हैं, परसेंटेज के रेलिवेंट परसेंटेज क्या है उसका सवाल करेंगे। ठीक है ना, वो आपको पता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंट। नेक्स्ट टैक्स कैलकुलेशन। रेशो एंड प्रपोर्शन। और नेक्स्ट आता है सिंपल अरिथमेटिक। डेसिमल्स। नेक्स्ट आता है जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट। सेट्स। और इसी में ऐड कर लें सीक्वेंस, इसके साथ ही मिला लें। और नेक्स्ट आप लिख लें इसमें जियोमेट्री। और लास्ट इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली स्टैट का टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स का। फिर मैथ में इसका सवाल आता है, इसको भी हम करेंगे। तो इसके अलावा 2-4 टॉपिक्स और हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैंने उनको अलग से नहीं कहा, वो आप वो भी करेंगे। एवरेज का टॉपिक हो गया, 2 या 3 चीज़ों की एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के जो सवाल हैं जी। एज प्रॉब्लम, वो जब आप ये करेंगे ना, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल अरिथमेटिक प्लस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, वो इसके अंदर आ जाएगा। उस तरह के सवाल भी आएंगे। एज प्रॉब्लम जो है वो इक्वेशन बनानी होती है ना। वैसे तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें मैट्रिक्स का टॉपिक अभी नहीं लिखा है। यहाँ जो लिखे हैं मैंने लिख दिए हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं लिखी, जैसे मैट्रिक्स है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करना है, मैट्रिक्स की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह एज प्रॉब्लम वो इक्वेशन में आता है, इक्वेशन बना के हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगाज़ करते हैं इसमें सेट से। मैं यहाँ तरतीब से जिससे लिखें इस तरह हम नहीं पढ़ेंगे। पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेट्स और सीक्वेंस, थोड़ा सा बेसिक जो टॉपिक है इसको मैं स्टार्ट करूँगा। फिर उसके बाद रेशो और प्रपोर्शन, ये बेसिक जो बुनियादी टॉपिक्स हैं ये थोड़े से आप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेट। तो व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? कलेक्शन ऑफ, हाँ इसकी डेफिनेशन आप लिख लें। ये होती है कलेक्शन ऑफ, यार मार्कर कोई और मंगवा दें, ये सही मज़े वाला नहीं है। collection of well defined
distinct objects is called set. Collection of well defined distinct objects. अब इस डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है वेल डिफाइंड और एक है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है तो लफ्ज़ी वाज़े मतलब है मुख्तलिफ, यानी कोई रेपिटिशन नहीं होती, ये तो आम सी बात है। लेकिन वेल डिफाइंड में आप में से बहुत से लोग उर्दू मीडियम से पढ़े होंगे, उर्दू मीडियम वाले बैठे हैं, तो वहाँ पर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, वाज़े मुख्तलिफ अशिया के अजतमा को सेट कहते हैं। वाज़े का लफ्ज़ है, वाज़े वेल डिफाइंड के लिए यूज़ होता है। लेकिन वाज़े को आप क्या समझते हैं, पता है इस बात में? नहीं, क्लियर मैथ के सेंस में बताना है, ये नहीं कि देख के नज़र आए, ऐसे नहीं। वेल डिफाइंड मीन्स कि चलो लिख लें, फिर मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ। वी आर एबल टू डिसाइड whether the collection belongs to the set or not, कि जिसको देख के हम बता सकें ये सेट का मेंबर है या नहीं है। अब इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा मैट्रिक की तरफ ले जाऊंगा, जिसमें आपने सेट को डिफाइन करने के 3 मेथड पढ़े थे। अगर आपको याद हो, सेट को डिफाइन करने के जो पहला मेथड था सेट बिल्डर नोटेशन, दूसरा मेथड था जिसे उर्दू में आप तरकीब सेट साज कहते हैं। उर्दू वालों को भी बता दो ना, आप उर्दू में क्या पढ़ा था? तरकीब सेट साज। दूसरा आपने पढ़ा था टेबुलर फॉर्म, जैसे उर्दू में आप कहते हैं इंदराजी तरीका, दर्ज करने के टेबुलर टेबल से निकला है। और तीसरा मेथड था डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव होता है बयान करना, जैसे उर्दू में आप कहते थे बयानिया तरीका, ठीक है ना। अब वेल डिफाइंड का ये मतलब है ऐसा, यानी उसको देख के ये कोई भी आपके पास सेट लिखा है, अगर वो इन तीनों तरह से लिखा जा सके तो तब आप देख के बता सकते हैं ये सेट है ना, यानी इसके अंदर बिलोंग। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक सेट लिखते हैं, इसमें लाइन लिख लें, चेयर लिख लें, टेबल लिख लें, ठीक है। अब इसमें आप ये तो कह सकते हैं ये जो इस वक्त फॉर्म लिखी है ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, नाम लिखे हैं, टेबल बना दिया आपने। डिस्क्रिप्टिव में भी आप इसमें कह सकते हैं कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ लाइन, चेयर एंड टेबल, 3 एलिमेंट्स, ठीक है, नेम। लेकिन इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? सेट बिल्डर नोटेशन में अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या लिखना चाहिए? x सच दैट x इज एनिमल, या फिर आप क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज मेड ऑफ वुड। तो दोनों में से दोनों तो नहीं ना हो सकती, एक होनी चाहिए। या तो अब देखें, अगर आप एनिमल कहते हैं, ये दोनों एनिमल तो नहीं है। चेयर और टेबल एनिमल है? नहीं है। एक्स इज मेड ऑफ वुड, चेयर लकड़ी से बन जाती है, टेबल शेर तो लकड़ी का नहीं होता ना, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपने यानी सेट बिल्डर नोटेशन को भी पूरा करें, इसको भी, जो तीनों फॉर्म से लिखा जा सके, जिसको देख के हम बता सकें। कहने का मकसद यही है कि तीनों फॉर्म को पूरा करा, उसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। क्लियर है? आपको आवाज़ आ रही है? चलें, ठीक है। ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। अब कुछ बेसिक सेट्स हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड तौर पे यूज़ करते हैं।
और ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है, सेट दिया होता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसको किस से डिनोट करते हैं, एन से, डब्ल्यू से। आप लोग तकरीबन वाकिफ़ ही होंगे सबसे, लेकिन रिवीजन के लिए लिख रहता हूँ। सबसे पहला जो सेट होता है, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, जैसे उर्दू में आप कहते हैं कुदरती आदात का सेट। और इसी में अगर आप ज़ीरो डाल दें, सेट ऑफ होल नंबर, मुकम्मल आदात का सेट उर्दू में आप कहते हैं। उसके बाद एक सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इसी में अगर आप यानी 0 1 2 3 में नेगेटिव नंबर डाल दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर जिसको कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ, ज़ीरो जो है एक अलग से इंटीजर है, ना ही वो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो इस सेट को आप लिख सकते हैं z नेगेटिव यूनियन ज़ीरो z पॉजिटिव। यहाँ से आगे ये z पॉजिटिव है, ज़ीरो अलग से सेट है, अलग से इंटीजर है, और ये नेगेटिव इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स। आप अगर सिर्फ ये लेंगे यानी पॉजिटिव, तो सेट ऑफ पॉजिटिव और n एक ही चीज़ है, वहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और z पॉजिटिव, यहाँ से ये क्या है, ये सेम ही चीज़ है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर -1 -2 एंड सो ऑन अलग से है। उसके बाद एक और आपने पढ़ा होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर, जैसे उर्दू में आप कहते हैं नातिक आदाद का सेट। तो नातिक आदाद का सेट क्या होता है? सच दैट x इज p बाई और p और q दोनों जो है वो z से इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाँ, q ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, ये भी है। और इसके बाद q डैश सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, उसमें बस यहाँ आ जाएगा x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाई q वेयर q इज नॉट ज़ीरो। ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको मैं इसकी एक नई पहचान बताऊंगा जो आप 2 मिनट में कर सकेंगे, ठीक है जी। यानी आम ज़ुबान में आपने यही पढ़ा है, जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में हो वो रैशनल होते हैं, जो ना हो वो इर्रेशनल होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा लोगों को पहचान करना फिर भी मुश्किल हो जाता है, तो इसकी डिटेल थोड़ा सा रैशनल और इर्रेशनल की भी बताऊंगा। इसके बाद एक लास्ट सेट होता है, वो भी लिख लें, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जिसे उर्दू में आप कहते हैं हकीकी आदाद का सेट, पता है? इन दोनों का यूनियन होता है, Q यूनियन Q डैश, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी। रैशनल इर्रेशनल मिला के लिखेंगे तो रियल आ जाएगा। अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इस R में ये N W Z शामिल होते हैं कि नहीं होते? जी, हो सकते नहीं, होते हैं। ये तमाम के तमाम यहाँ लिख लें नोट के तौर पर कि N इज कंटेन्ड इन W, W इज कंटेन्ड इन Z, Q एंड दिस इज कंटेन्ड इन R। पता होना चाहिए, ठीक है ना।
सेट ऑफ नेचुरल इसमें लाई करता है, इसका सब सेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें, W वाला इसमें, Z वाला इसमें, Q वाला R में लाई करता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको रैशनल और इर्रेशनल की पहचान बताने लगा हूँ, क्योंकि ये बाज़ औक़ात जो सवाल आता है वो लिखा होता है 0.33 और आपसे पूछा जाता है ये रैशनल है या इर्रेशनल है। जब 0.333 लिखा हो तो आप ये तो कैसे बताएंगे कि वो रैशनल, वो बटे वाली फॉर्म में तो है ही नहीं, फिर आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? या लिखा होगा 1.67329, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर होगा ना, तो आप कैसे बताएंगे वो रैशनल है या नहीं? ऐसे कैसे ज़ीरो लगा देंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये सवाल सपोज लिखा है, ये आपसे पूछा गया ये रैशनल है या इर्रेशनल है, आप कैसे बताएंगे? या सिंपल ये लिखा है 0.25, इसको आप बताएंगे ये रैशनल है या इर्रेशनल है? कैसे डिसाइड करेंगे जी? चलो 25 वाले का तो 25 ओवर 100 आप कर लेंगे, तो वो जो आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक उसका क्या करेंगे? चलो अच्छा समझ लें इसको। देखें, इसके लिए मैं आपके सामने थोड़ा सा नंबर लिखूंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो मैंने ये लिखा है 0.25, आपने ये पाई पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है? एक आपने ये पढ़ा हुआ है 22/7, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। और पाई की वैल्यू भी यही होती है मेरे ख्याल में, आगे याद नहीं। चलो अच्छा मैं समझाता हूँ। अब देखिए, मैंने आपके सामने दो तरह के नंबर लिखे हैं, पहले समझ लें थोड़ा सा। पहले आप इन तीनों को देख लें, चारों को, इनको। ये दो तरह के मैंने लिखे हैं। एक दो हैं जिनमें डॉट डॉट चलते ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ये दो ऐसे लिखे हैं, ये वाले दो। ये वाले दो ऐसे लिखे हैं जिनके बाद डॉट डॉट है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये लिखे हैं, इनमें इस तरह का कोई नहीं है फाइनाइट, यानी डेसिमल के बाद नंबरों की तादाद फाइनाइट नहीं है, हमेशा क्या है? इन्फिनिटी है। लेकिन अब एक चीज़ यानी दोनों में कॉमन हो गई कि अनएंडिंग ख़त्म ना होने वाले इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। अब सुन लें, ऐसे नंबर जिनके डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट कहते हैं इशारे से राइट साइड, यानी 0.3 के बाद ये इसका डेसिमल पार्ट है, जिसके डेसिमल पार्ट में या तो पीरियडिसिटी पाई जाए या फाइनाइट हो। दो बातें, पीरियडिसिटी या फाइनाइट। पीरियडिसिटी का क्या मतलब है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 6, 7 भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। बार का मतलब है ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसमें देखें ये नंबर जो है 1 4 2 5 6 7 1 4, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पीरियडिसिटी। यानी एक नंबर, दो नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर, 10 तक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके डेसिमल पार्ट में
या तो पीरियोडिसिटी पाई जाए या फाइनाइट हो, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिसके डेसिमल पार्ट में पीरियोडिसिटी ना हो और वो ख़त्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकार का मतलब होता है रिपीट होना, नॉन रिकरिंग मीन्स के पीरियोडिसिटी ना हो, रिपीट ना हो रहे हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरैशनल। लेकिन ये दोनों जो है, क्या ये जो 22/7 हमने लिखा है, क्या ये भी रैशनल में आएगा कि इरैशनल में? पता है आपको जी? इरैशनल में आएगा। अब देखें, ये अक्सर आप जो कैलकुलेटर है जी, आपके जो कैलकुलेटर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिजिट तक देते हैं आंसर, यानी इशारिये के बाद 5, 6 तक, 7 तक। कोई कंप्यूटर से कर ले तो 10 तक दे देगा। लेकिन इनकी जो 22/7 है ना, वो 6-7 डिजिट तक की सेम है। इसके बाद इसका अपना रास्ता है, उसका अपना है। पाई की जो वैल्यू है वो 27,000 डिजिट तक है इशारिये के बाद, 27,000 डिजिट आगे तक, ठीक है ना। लेकिन 22/7 जो है, ये क्योंकि P/Q की फॉर्म में है और इसमें पीरियोडिसिटी भी आती है, आप देख रहे हैं ना 1428 आ रही है, तो ये इधर नहीं आएगा, ये किधर आएगा? रैशनल में। ये किधर आएगा? इरैशनल में। अब पेपर में अगर सवाल आ जाए, आप कहीं ये ना समझें कि पाई भी वही है जो 22/7 है। ये हम लिखते हैं क्योंकि हमें जितनी इशारिये तक वैल्यू चाहिए वहाँ तक दोनों की सेम है, जितनी हमें चाहिए होती है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पाई की वैल्यू आगे जो है, जहाँ तक आपका कैलकुलेटर देता है वहाँ तक ही सेम है, उसके बाद ये डिफरेंट है। लेकिन 22/7 जो है, इसमें पीरियोडिसिटी भी पाई जाती है और ये रैशनल है। 22/7 रैशनल है और पाई क्या है? इरैशनल है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया सेट से मुतालिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें, कोई सवाल पूछना हो किसी ने, यहाँ तक जो पढ़ा है अभी तक। पीरियोडिकल दूसरी बात समझिए। किसकी? सर एक आप पीरियोडिकल बता रहे थे, दूसरी बात जो है समझिए। पीरियोडिक और सर ये दोनों बातें रिवाइज मैं लिखवा देता हूँ ना, डेफिनेशन लिख लें, आपको समझ आ जाएगी। रैशनल की डेफिनेशन लिख लें। लिखे ए नंबर whose decimal part is periodic and non-terminating or finite is called rational number. ऐसा नंबर जिसका डेसिमल पार्ट या तो पीरियोडिक और नॉन टर्मिनेटिंग हो। दो बातें इकट्ठी हैं, पीरियोडिक और नॉन टर्मिनेटिंग मीन ख़त्म ना होने वाला, अनएंडिंग। ठीक है जी। या फिर दूसरी बात क्या है, या तो डेसिमल पार्ट क्या हो? फाइनाइट हो। उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इसकी एग्जांपल भी लिख लें आप। 0.333 ये 1/3 होता है। 0.25 ये 1/4 होता है। ठीक है जी। 22/7 भी इसी में आता है, ये भी रैशनल है। 3.1425871 एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है इरैशनल नंबर। ए नंबर
whose decimal representation is non-recurring and non-terminating is called irrational number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3.14, या जैसे आप पाई लिख लें, ऐसे लिख लें, √2, √3, √2, ये सारे के सारे स्क्वायर रूट वाले जितने नंबर होते हैं ना, और अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए 2, 3, 7 और ऊपर स्क्वायर रूट, ये सब के सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी। सेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सीक्वेंस का है। इसको मिटा दूं, वो लिख तो नहीं रहा। हाँ जी, सीक्वेंस क्या होता है आपके ख्याल में? व्हाट इज सीक्वेंस? ऑर्डर्ड या अरेंजमेंट, समथिंग, अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, सादा ज़बान में आप यही कहते हैं। किसी भी चीज़ को तरतीब देना जो है उसको हम किसी ऑर्डर में लिखना, उसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन मैथ में इसकी डेफिनेशन कुछ और होती है, वो आपके शायद बेसिक मैथ के लेवल की तो नहीं होती। बहरहाल मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लें। A sequence is a function whose domain is a set of नेचुरल नंबर्स। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है अच्छा, सेट में कुछ हम एक और सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये तो पता होंगे आपको, मैंने नहीं लिखे। प्राइम नंबर पता है ना, मुफरद अदाद का सेट जिसे आप कहते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा सेट ऑफ इवन नंबर जिसे आप जुफ्त अदाद कहते हैं, वो भी पता है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो वो मैंने नहीं लिखे इसलिए क्योंकि आपको पता है। तो ये तो मैथमेटिक्स के ज़रा हायर लेवल की डेफिनेशन है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें कि a sequence is a arrangement of numbers। नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई और चीज़ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। ये स्पेसिफिक रूल ही फंक्शन होता है। आगे आप लिखें इसमें नोट में कि एवरी नंबर in the sequence is called term। अच्छा, अब आप के सीक्वेंस का जो सवाल है ना, वो
बहुत ही आसान होता है, कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। अक्सर होता यूँ है कि पहली 2 टर्में दी जाती है, आगे 2-4 मिसिंग होती है, आपने वही फाइंड करनी होती है। तो उसका तरीका ये कार ये है कि जिस तरह वेज से आती हैं, हर मेथड की मैं एक दो समझा रहा हूँ, तो उसको कोशिश करें। यानी बाज़ ऐसी सीक्वेंस हैं जिसमें हर अगली टर्म एक फ़िक्स नंबर ऐड करने से आ रही है, ये बेसिक है। बाज़ ऐसी सीक्वेंस हैं जिसमें हर अगली टर्म सब्ट्रैक्ट करने से आती है, मनफी करने से। बाज़ ऐसी सीक्वेंस हैं जिसमें हर अगली टर्म मल्टीप्लाई करने से आती है। हाँ जी, कुछ ऐसी टर्म है जिनमें डिवाइड करने से आती है। कुछ ऐसी टर्म है जो सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसी टर्म दे देता है। अच्छा, बाज़ ऐसी होती है कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन कर देता है, यानी एक दफ़ा ऐड करता है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई, एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा मल्टीप्लाई। और इसी तरह ऐसी जो सीक्वेंस होती है ना, जिनमें बाज़ औक़ात वो दो इकट्ठी चलाता है, अल्टरनेट, पहली और तीसरी को जमा कर रहा है, तीसरी और पाँचवीं को, दूसरी और चौथी को वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ऐसी इस तरह की सीक्वेंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस। तो हर एक तरह की एग्जांपल करते हैं। तो लिखें नेक्स्ट एग्जांपल में नंबर 1 है जी एडिशन। जी काफ़ी है, 7 बजे क्लास शुरू हुई तो आधा घंटा हुआ है जी। अच्छा, ये सिर्फ 5-10 मिनट, थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल कर लें फिर। अच्छा, ये एडिशन की पहले एग्जांपल लिखें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी अगली टर्म क्या होगी 9 के बाद 11, तो ये बहुत ही सिंपल है, बेसिक है ये तो, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, जैसे 3, 4, 6, 9, 13, इसकी अगली टर्म क्या होगी? कितना जमा हो रहा है? एटीन तो होगी, कैसे होगी? चले, अच्छा आपको पता है, ठीक है। इसी तरह एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की लिख लें। हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है? अगली टर्म क्या होगी? -7। इसमें वो +-2 कर रहा है, -2 ऐड करते जाए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -7। इसी तरह एक और मल्टीप्लिकेशन की, टू 4, नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? ये देखें, शाबाश, 240, इसको 2 से ज़रब दी है, अगली को 3 से दी है, उससे अगली को 4 से दी है, उससे अगली को किससे बनेगी? 5 से। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आएगा? 240। तो ये जो अब यहाँ तो आप समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस है, आपको इसको टिक करने से पहले थोड़ा सा जज कर लें कि ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, किस तरह से सीक्वेंस को लेके चल रहा है। तो नेक्स्ट डिवीजन की लिख लें। टू 56, 128, 64, 16 एंड सो ऑन। हाँ जी, इसकी अगली टर्म क्या होगी?
ठीक है, ये हर दफ़ा क्या कर रहा है, इस पे 2 किया डिवाइड, फिर इस पे 2 किया, फिर इस पे 2 किया, एंड सो ऑन। इसी तरह इसमें टेकिंग स्क्वायर या क्यूब, ऐसी भी टर्म आती हैं जिनमें सिर्फ हर टर्म का स्क्वायर लिया गया है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 16, 64 सो ऑन। इसकी अगली टर्म क्या होगी? 16 के 32 32 नहीं है, नहीं, ये 2 का स्क्वायर लिया 4 जी, हाँ ये 32 आएगा जी। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर लिया 4 है, 4 का लिया 16, 16 का लेंगे, यहाँ नोट्सों में भी गलत है 256, और इसका फिर आप लेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। अब आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ये आपने घर से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस से मुताल्लिक ही हैं, लेकिन इनमें इनका कॉम्बिनेशन भी होगा, ठीक है जी। हाँ जी, ये है जी कि ये सबसे पहला है 3, 4, 7, 8। आगे जो ऑप्शन है दूसरा सवाल है, ये आपने आगे देखना है कौन सा नेक्स्ट। ए पार्ट में आएगा 46 से यहाँ पर अच्छा, इनको इधर ही कर लेते हैं आप। हाँ जी, ये वाला कैसे, इसका अगला नंबर क्या होगा, कैसे? 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, अब 3 करेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है जी। यानी ये ऐसी सीक्वेंस है जो कॉम्बिनेशन है, एडिशन का कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये वाली यानी एडिशन ही 2 बार रिपीट हो रही। 56 कैसे? सर पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 8 माइनस। हाँ, इसमें देखें 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 8 माइनस करना है तो कितना आएगा 56।